अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अवैस नियाज़ी और आप देख रहे हैं स्टार जैनिक एंटरटेनमेंट। आज की इस मुलाकात का जो आपके साथ मकसद है और इस प्रोग्राम का जो ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं, वो एक ऐसी हस्ती हैं जिनका मैं तो बहुत बड़ा आशिक हूँ। मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी उनका नाम लिया जाता है वो अपनी मिसाल आप ही हैं। और मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं इस्लामाबाद की बात नहीं करूँगा, मैं लाहौर की बात नहीं करूँगा, मैं पूरी दुनिया में बात करता हूँ कि पूरी दुनिया में वो हस्ती एक ही हैं। अल्लाह पाक की ख़ास उन पर अता है, एक ख़ास उन पर करम है, बड़ी ही ब्लेसिंग्स हैं और कमाल हस्ती हैं। तबले की दुनिया में, दुनिया मौसीकी में, तबले की दुनिया में बहुत बड़ा नाम उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी खान साहब। आज उन्होंने स्टार जैनिक को इज़्ज़त बख्शी और हमें इज़्ज़त बख्शी, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आज उनसे हम कुछ बातें करेंगे और कुछ उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपने उनका तबला तो बहुत सुना होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज उनसे कुछ ऐसी बातें की जाएं जो कि आपको पता चले कि वो ज़ाती तौर पे वो कैसी शख्सियत हैं, वो क्या किस टाइप के इंसान हैं, वो सॉफ्ट इंसान हैं, वो जॉली हैं। तो हम ज़्यादा देर आपके और उनके दरमियान हायल नहीं होंगे, तो मैं वेलकम करूंगा उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब अवैस नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं स्टार जैनिक एंटरटेन का और आपका और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ मुझे बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की और मेरी हौसला अफजाई की और मुझे खिदमत करने का मौका मिल रहा है। हम आपके मशकूर हैं खान साहब, आपने टाइम निकाला और स्टार जैनिक को इज़्ज़त बख्शी। और आप जैसी हस्तियाँ वो सदियों में पैदा नहीं होती और आपकी मोहब्बत है और आपने इतना कुछ कह दिया कि मुझे शर्मिंदगी होने लग गई है। नहीं, आपके बारे में जो आपका काम और जो ख़ास तौर पे अल्लाह पाक ने आपको अता किया है वो वाकई वो मालिक की मेहरबानी। और मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि तारी खान साहब जितने बड़े फ़नकार हैं और जितनी बड़ी ये शख्सियत हैं, अल्लाह की ख़ास इन पर करम नवाजी है, इनके पीर व मुर्शिद का करम है। और लेकिन जो इनकी तबीयत में जो जितने बड़े, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई इस तरह का डाउन टू अर्थ और प्यार करने वाले और वो मिटी हुई हस्ती जो जिस तरह होते हैं, मैंने इनको ऐसा पाया है। और जो भी इनको ऐसे मिलता है और इनकी ये तबीयत देखता है वो इनका आशिक हो जाता है। क्यों खान साहब, ये इतना उरूज और इतना नाम हमारे यहाँ तो बिल्कुल अभी गाना रिकॉर्ड होना शुरू होता है तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये बात ऐसी है कि नाम, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ये सब कुछ आनी जानी चीज़ें हैं। जिस चीज़ का अरूज है उस चीज़ का ज़वाल भी है, ये हम भूल जाते हैं और ये सब अल्लाह की मेहरबानी से होता है। और बहक जाना, परेशान हो जाना, अपनी तबीयत को ख़राब कर लेना, ये अपना ही बहुत बड़ा नुकसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, अगर उसकी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उसके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, मालिक की मेहरबानी नहीं है, तो वो बहक जाएगा। अगर उसके अंदर खौफ खुदा है, अपने पीर मुर्शिद का उसके पर करम है, दुआएं हैं। लोग समझते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो अपने फ़न से और काम से बनता है, ये अपनी जगह पर ठीक है, ये मेहनत से बनता है। ये मेहनत से नहीं बनता है, आर्टिस्ट ब्लेसिंग से बनता है, और दुआओं से बनता है। जब वो थोड़ी सी भी मेहनत करता है, उसके पीछे दुआएं होती हैं, उसकी माँ बाप की, उसके मुर्शिद की, उसके बुज़ुर्गों की, उसके उस्ताद की। तो जब वो दुआएं लेता है और अपना काम ईमानदारी से, दिल से, खुलूस नीयत से करता है, तो अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। सुभान अल्लाह। खान साहब, आपकी ये जो तबीयत और आपका जो विज़न है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और माशाल्लाह, क्योंकि मैं तो बड़े खुश नसीब लोगों में से हूँ कि मुझे खान साहब के साथ बड़ा बड़ा टाइम गुजारने का मौका मिलता है और इनकी शफ़क़त है, इनका प्यार है कि ये अपने पास बिठाना पसंद करते हैं। और और मैं मोहब्बत करते हैं और ये आपका बड़ा बाल है, मगर आप खुद समझे हुए हैं। नियाज़ी फैमिली साहब जो है, मुतवल नियाज़ी साहब के आप
ख़ानदान से हैं और म्यूज़िक आप लोगों ने सीखा हुआ है, समझा हुआ है, हर चीज़ को। دعا کریں آج سیکھ لیں تھوڑا بہت. آپ کے فالوورز ہیں, ہم اپنے بڑوں کے فالوورز ہیں. آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آ جائے؟ حالانکہ بچپن سے آپ اچھا خاصا سیکھا بھی ہے, کام بھی کرتے ہیں, مگر یہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں آپ جیسے لوگوں کو فن کی جو روشنی ہے وہ ریئل روشنی کا پتہ چل جاتا ہے, تو تب انسان جھک جاتا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے کہ یار یہ فنکار جو ہے یہ کبھی انکساری کرتے, کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے یا کسی بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ان کو بولیں کہ جی آپ ڈاکٹر صاحب آپ بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, کیا بات ہے, تو یہ نہیں بولے گا کہ جی نہیں میں بس کوشش بالکل صحیح, بالکل صحیح, وہ یہ بولے گا ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہاں جب میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, میں نے لکھ دی ہے دوائی, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل, میں مطلب باہر سے کورس پاس کر کے آؤں, وہاں میں بریڈ ہارٹ اسپیشلسٹ تو یا فلان ڈاکٹر ہوں, تو وہ نہیں کہے گا. یہ کیوں آرٹسٹ ہی کیوں ایسی انکساری کرتے ہیں, کتنا 40 سال لگا کے پرفارمنس کر کے دنیا کو منوا کے پھر کہتے ہیں کوشش کر رہا ہوں, تو لوگ اس کو شاید مذاق سمجھتے ہیں, مگر یہ حقیقت میں آج یہ بات کھولتا ہوں, یہ راز کھولتا ہوں کہ جس انسان کو اس فن موسیقی کی اور فن کی جب یہ روشنی کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات, تو پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں تو بہت پیچھے ہوں. اللہ اکبر, یہ تو سمندر ہے, میں نے تو سمندر میں چھلانگ مار دیا, اب تو اس کی گہرائی کا پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے, اور چیزوں کا کورس پاس کر لیا اور وہ کوشش میں پڑ جاتا ہے میں نے بچنا کیسے, ایم اے کر لیا, بی اے کر لیا. اب دیکھو دنیا میں ماشاءاللہ بڑے بڑے جینیس پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ انجینئر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, فلاسفر بھی ہیں, سائنسدان بھی ہیں, مگر ایک حد تک وہ ان کو پڑھائی بند کرنی پڑتی ہے, یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر, یہ دیکھو نا کیسی یعنی کہ ڈگریز ہیں, پی ایچ ڈی کر لو, ایم فل کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. واہ واہ واہ. کبھی ہنسی آتی ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں میوزک میں ایم اے اور ڈبل ایم اے کیا ہوا, اور اگر سر میں آواز نہیں لگاتے ایم اے خاک کا ہوا آدمی. ہاں جی, اگر آواز ہی سر میں نہیں لگ رہا یا سر کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ طبلہ سر میں ہے یا نہیں ہے. کتابیں پڑھ کے موسیقی نہیں ہے, واہ واہ, یہ معلومات ہے, اور اس کو سیکھنے کے لیے استاد چاہیے. جیسے یہ ولایت سینہ بسینہ چلتی ہے, ایسے یہ فن سینہ بسینہ چلتا ہے, یہ استاد سے سیکھنا پڑتا ہے. ویس بھائی یہ خدمت کر کے لینا پڑتا ہے, پھر وہ دیتا ہے. کتاب میں کچھ نہیں ملتا, کتاب بتائے گی آپ کو اتنی دیر سے گا رہے ہیں کہ آپ کو یہ سر میں آواز ہے یا نہیں ہے. کیا بات ہے, یہ کتاب تو بالکل نہیں بتا سکتی ہے, بتائے گی. ہاں یہ واقعی کیا ہے, لیگ نہ سر نظر آتا ہے, نہ لے نظر آتی ہے, نہ خوشبو نظر آتی ہے, نہ خدا نظر آتا ہے, نہ سچی محبت نظر آتی ہے. انہی چیزوں میں تو خدا چھپا بیٹھا ہے. کیا بات ہے کہ ایک چیز کا وزن, آپ کو وزن آپ نے خود دیکھنا ہے کہ تو وہ سر کی جو فریکوینسی ہے یا لیگ جو ہے وہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں مگر آپ کو نظر نہیں آتی, تو کتاب کیسے بتائیں. سبحان اللہ. تو کتاب میں تھوڑی بہت معلومات مل سکتی ہے مگر سر میں آواز لگانا نہیں بتائے گی کتاب. اچھا, لیکن استاد جی اگر ایک چیز اور عوام کو کلیئر کرنے کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینہ بسینہ سیکھا جائے, کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے, شاگرد آ جاتا ہے, کوئی سپوز کہ بہت بڑا کوئی رئیس آدمی ہے, اس کو کسی چیز کی کمی نہیں, وہ چاہتا جی میں نے طبلہ بجانا ہے, اللہ پاک کی طرف سے اس کے اندر سکلز نہیں ہیں, کیا وہ پھر وہ نہ ہی کرے تو اچھا ہے. نہ ہی کرے تو اچھا. صحیح بات ہے. دیکھیے ایک بچہ ہے, اس کا ابھی شعور بیدار نہیں ہوا, اور وہ اس کے عمر 5 سال ہے یا 4 سال ہے, اس کو موسیقی کی تعلیم ہم نے نہیں دی, اس کو معلوم نہیں. ہم نے ایک ردم لگا دیا, وہ بچہ ایگزیکٹ لے کے ساتھ ڈانس صحیح کرنا شروع کر دیتا. واہ. اس کو پوچھئے کہ یہ کیا چکر ہے, کیونکہ اس کے خون میں ہے, اس کو لے شعور بتا رہا ہے, اس کے خون کے اندر لے ہے, اس کو بالکل لے کی سینس ہے, اس کو پتہ ہے. اگر اس کے بچے کے خون کے اندر لے کا آنسر جو ہے یا ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے تو وہ بتالا کرے گا. واہ 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 واہ. تو سر اور لے یہ دو چیزیں مالک سے ملتی ہیں یا نہیں ملتی, اور جس کو نہیں ملی اس کو میوزک نہیں کرنا چاہیے, جس کو ملی ہو اس کو کرنا چاہیے, اس کو کرنا چاہیے. یعنی کہ استاد اس کے ساتھ ٹیچنگ کرے کہ اس کو لے کا شعور کا پتہ نہیں ہے, سر کا پتہ نہیں. ایک انسان کی آواز ہی بند ہے, اس کو سر کی پتہ ہی نہیں ہے, سر کی لگ رہا ہے. ایسے بھی بیچارے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کیسے ہیں, ان کا آواز ہی ایسا ہے. اچھا میں ہنس رہے, انہوں نے خان صاحب یہ باتیں ہوتی رہے گی, یہ جب انہوں نے کیا ہے نا,
खान साहब जितने बड़े आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह जितना मैं आपको बताता हूँ, तो जिसका आवाज़ ही बैठा हुआ है, सुन रहे, आप उसके बैठे हुए वो पैदाइशी है। अगर तो आम हालत में रूटीन में कभी आवाज़ बैठ सकता है, गला ख़राब हो सकता है, उसको मेडिसिन ले या कोई चूसने वाली को गोली ले, कोई मेडिसिन लेगा वो ठीक हो जाए। अब पैदाइशी तौर पर पैदा होते उसकी आवाज़ ऐसी है, उससे आप गाना नहीं गवा सकते। आप नहीं गा सकता, अल्लाह की अता नहीं है उसे, पता नहीं है क्योंकि म्यूजिक का आवाज़ भी बंद है, सुर का भी नहीं पता, तो ठीक है, कहाँ जाके स्टे करना है, तो कहाँ जाके उसको अगर उसके दिमाग में अगर सुर है, ऐसा भी हो सकता है उसके गले में नहीं है, उसका आवाज़ उसके दिमाग, उसको इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए, उसको कंपोजिशंस बनानी चाहिए, कोई वो म्यूजिक हो सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर हो सकता है, बिल्कुल, वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, अपने दिल की जो बात है वो कह सकता है किसी और जरिए से। इसी तरह हाथों का भी कैटेगरी है, तबले वाला भी हाथ होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, जो अल्लाह ने नहीं उसकी आवाज़ में करंट नहीं दिया, तो वो बजाता रहे 30 साल 40 साल रियाज करके फिर फायदा कोई। हाँ सब तबले बजाते हुए लेफ्ट वाला जो जिससे बायां बजता है, उस पे अक्सर लोगों के हाथों पे बड़े बड़े निशान होते हैं, चंडियाँ बनती हैं। मैंने आपके हाथ पे नहीं देखा कभी, मैंने अजमल साहब के हाथ पे भी नहीं देखा, और बहुत सारे लोगों के हाथों पे इतने इतने बड़े निशान देखे। ये क्या लॉजिक है, किसके पड़ता है किसके नहीं पड़ता? जो तबले को प्यार करता उसके नहीं पड़ता, जो तबले को प्यार नहीं करता पीटता उसके पड़ जाता। वाह वाह। अब मुझे कई तबला प्लेयर कहते हैं यहाँ निशान होता है, यहाँ निशान होता है, ये बहुत सॉफ्ट। आपके तो बिल्कुल सॉफ्ट, बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत नफीस हाथ। मुझे कहना पड़ता कि यार मैं रियाज नहीं करता, फिर वो हंसना शुरू हुए थे। तो बात यही है कि अगर आप नहीं, खान साहब ये रियाज वाला क्वेश्चन मेरा भी मैंने करना था, मैं क्योंकि मेरा बड़ा टाइम गुजरता है खान साहब के साथ, मैं कुछ नसीब लोगों में से हूँ कि मोस्टली खान साहब के साथ काफ़ी टाइम गुजरता है, तो मैंने खान साहब को वाकई मैं रियाज करते नहीं देखता ज़्यादा। और हमने अभी कल 2-3 दिन पहले हम बैठे बात भी कर रहे थे, तो ऐसे भी हुआ कि खान साहब ने कहा कि कितना अरसा मैंने रियाज नहीं किया, तो जब किया तो पता नहीं चला, फिर सुबह भी हो गई। और ये रहते कुछ वैसे तो इसकी माफ़ी नहीं है, माफ़ी नहीं है। मैं एक अपने जितने भी मौसीकी करने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे मेरी ये इल्तमास है कि ये काम करने का है, इसमें माफ़ी नहीं है, ये प्रैक्टिस और रियाजत जो इबादत है, वाह, इंसान को संवारता है। इसको ये ना करें कि लापरवाही ना करें, लापरवाह करने वाले आर्टिस्ट नहीं बनते। तो चाहे कुदरती आर्टिस्ट हो या दूसरा, ये रियाज करना ही पड़ता है। 2 किस्म के आर्टिस्ट होते हैं, एक मालिक की तरफ से बन के आता है उस फील्ड का, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, फ़नून लतीफ़ा में, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसको मालिक उसके लिए डिज़ाइन करके उसको दे देता है। वाह, जब सारे करते, जब वो करता तो अनमोल लगता, वो अनमोल होता है। जैसे कि खान साहब जब तबले पे बैठते हैं तो वो बिल्कुल ही अनमोल हो जाता है। तबले की ब्यूटी, खान साहब की ब्यूटी और खान साहब का जो एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। और मैंने एक और चीज़ देखी खान साहब के अंदर कि मैंने इनको बहुत बीमार देखा, मैंने बड़ी तबीयत ख़राब देखी, और हम पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे, तो हम जब घर से हम रेडी होकर निकले तो खान साहब की तबीयत काफ़ी नासाज थी। तो जब खान साहब जाके तबले पर बैठे हैं तो समझ नहीं लगा कि इतनी पावर कहाँ से आ गई, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, और खान साहब का वो क्या एक कंडीशन होती है। हम इस पे बात करेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।